So, in day-to-day practice, so many patients come with complaints of gastrointestinal tract like dyspepsia, gas, flatulence, abdominal pain, diarrhea, vomiting, constipation, etc. etc. तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल होता है। आपने पूछ लिया कि क्या खाया था, क्या पिया था, स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं लिया, नींद पूरी नहीं ली, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर के जिनका कॉज तुरंत ही मिल जाता है। नाउ अगर डीप पैथोलॉजी है तो जो कंप्लेन होगी वो क्रॉनिक टाइप की होगी और इन्वेस्टिगेशन पर से हमें मालूम पड़ेगा कि पेशेंट को ये डिजीज़ है या फिर कोई अदर डिजीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ या फिर कैंसर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता, जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है और पेशेंट को खुद मालूम नहीं है कि ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। उसमें कोई पैथोलॉजी भी नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर और वो डिसऑर्डर है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। नाउ कौन से पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा? इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जो है वो साइकोसोशियल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जो पेशेंट एंग्जाइटी वाला नेचर वाला हो, जिसको एंग्जाइटी ज़्यादा होती हो, छोटी छोटी बातों में एंग्जियस हो जाता हो, ऐसे पेशेंट में इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा उसके और भी कारण हैं जिसमें आता है डिस्टर्ब्ड मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हम जानते हैं कि जीआईटी में हर मिनट पे एक पेरिस्टाल्सिस वेव क्रिएट होता है कि जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे बढ़ता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी अगर डिस्टर्ब हुई तो क्या होगा? या डायरिया हो जाएगा या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो दिस आर टू मेन फैक्टर्स फॉर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। नाउ सिम्टम्स मैं बताऊंगा, आपको लगेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, बट खुद से डायग्नोस मत कर लीजिएगा, नज़दीकी फिजिशियन के पास जाएगा और उससे सलाह लीजिएगा। तो सिम्टम में आता है क्रैम्पी और कोलिकी लोअर एब्डोमिनल पेन विच इज रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, क्रैम्प लाइक पेन या फिर कोलिकी पेन इन लोअर एब्डोमेन, डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करने के बाद वो रिलीव हो जाता है। ब्लॉटिंग सेंसेशन, उसका एब्डोमेन फूल गया है, पेट फूल गया है, ऐसा सेंसेशन होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। खाना खाने के तुरंत बाद या 1 या 2 घंटे के बाद पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है या फिर मोशन करने के लिए जाना पड़ता है, या तो फिर ऐसा होता है कि पेशेंट को 3-4 दिन तक कोई अर्ज ही नहीं होती, एब्सोल्यूट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। So these are various features of irritable bowel syndrome. It is a chronic disorder. It is not acute or subacute disorder, but it is related with functional disturbance, not due to pathology. So क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि it is जनरल हेल्थ, इज गुड हेल्थ, उसका हेल्थ का ही ये सिम्टम है। कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम आ गई या फिर ऐसा उसको कोई सरप्राइज़ मिला कि कल सरप्राइज टेस्ट है या कहीं पे जाना है, कहीं पे जाके परफॉर्म करना है और उसको डायरिया हो जाता है, या फिर कुछ खाना खा लिया और उसको ब्लॉटिंग हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, या खाना खाने के तुरंत बाद उसको डायरिया हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के हैं। तो अगर मैं बात करूं क्लिनिकल प्रैक्टिस की तो 100 में से 10 ऐसे पेशेंट होते हैं वो आर सफरिंग फ्रॉम दिस फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जनरली क्या होता है कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो डायरिया प्रीडोमिनेंट एंड दूसरा है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट। डायरिया प्रीडोमिनेंट यानी कि पेशेंट में ज़्यादातर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन में जैसा मैंने कहा कि अर्ज ही नहीं आएगी 2-3 दिन तक या 4 दिन तक या फिर 7 दिनों तक। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इसके अलावा और क्या हो सकता है? न्यूराइटिस हो सकता है, बॉडी एक होता है, देन फटीग सिंड्रोम हो सकता है, पेशेंट को अच्छे से स्लीप नहीं मिलती, ये सारे भी लक्षण होने लगते हैं।
सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर, जनरली एंग्जियस पीपल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नाउ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? डायग्नोसिस के बारे में मैंने बताया सबसे पहले कि आप कोई भी रिपोर्ट कराओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ट्रीटमेंट क्या होगी? तो द फर्स्ट स्टेप फॉर द ट्रीटमेंट इज रीएश्योरेंस। पेशेंट को आपको रीएश्योर कराना पड़ता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं है, जो भी उसका एंग्जाइटी वाला नेचर है उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है, प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है। एलोपैथी में एमिट्रिप्टिलिन नाम की मेडिसिन देते हैं रीएश्योरेंस, देन अगर ज़रूरत पड़े तो एमिट्रिप्टिलिन नाम की मेडिसिन। लेकिन उस मेडिसिन का कोर्स होने के बाद भी ये रीअकर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? एंग्जाइटी वाले पेशेंट में ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होता है? तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है या जो लंग्स है या हार्ट है, ये सारे विसरल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। ये हमारे विल के अंडर नहीं आते। अगर मैं सोचूं कि मैं रेस्पिरेशन बंद कर दूंगा तो वो 1 मिनट तक बंद रहेगा, उसके बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। अगर मैं सोचूं कि मेरा हार्ट बंद हो जाए तो मेरा हार्ट बंद नहीं होगा, बिकॉज इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। जो भी पेशेंट ज़्यादा एंग्जियस होता है उसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जिसका सीधा कनेक्शन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ है उस पर अफेक्ट करता है। तो क्या होगा कि मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा या फिर डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। सो दिस इज द कॉज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है? अगर किसी पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद मोशन करने के लिए जाना पड़ता है तो उसके लिए आती है नक्स वोमिका। खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद उसको मोशन आता है तो नक्स मोस्टाटा, काली बाइक्रोमिकम। देन अगर पेशेंट ने कोई ऐसा सरप्राइजिंग न्यूज़ या सैड न्यूज़ सुन लिया और उसको डायरिया हो गया तो उसके लिए आती है आर्जेंटिकम नाइट्रिकम एंड जैल्सियम। अगर ब्लॉटिंग है, अपर एब्डोमेन में ब्लॉटिंग है तो कार्बोवेज, लोअर एब्डोमेन में ब्लॉटिंग है तो लाइकोपोडियम, पूरे एब्डोमेन में ब्लॉटिंग है तो चाइना। ये सारी मेडिसिन आती है। इसके अलावा कोलोसिंथ नाम की मेडिसिन आती है जिसमें सीवियर क्रैम्पी कोली की पेन होता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट खाना खाने की सोच भी नहीं सकता। कोल्चिकम, आर्सेनिक, ये दोनों ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें पेशेंट को खाना खाने की सोचने से भी एग्रावेशन होता है। सो दिस आर द होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दिस ऑल आर एक्यूट मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है और उसको क्रॉनिकली ये कंप्लेन है तो हमें प्रॉपरली डायग्नोस करना पड़ता है और उसके बाद प्रॉपर सिमिलर मेडिसिन्स देनी पड़ती है। इसकी ट्रीटमेंट भी लंबी चलेगी क्योंकि क्या होगा कि ये जो डिजीज़ है, ये जो सिंड्रोम है वो ओवरनाइट नहीं आया होता है और ओवरनाइट जाता भी नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से ही चलती है। So hope you like this lecture regarding irritable bowel syndrome. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.